अनलॉक के 4 चरणों के बाद अब 1 जून से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रहे हैं और धीरे धीरे 8 जून के बाद अब देश भी अनलॉक होने लगेगा। काफी कुछ छूट मिली है तो कुछ पाबंदियां रहेंगी। अनलॉक 1 पर हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। रिपोर्ट आप देखिए। 25 मार्च से लॉकडाउन में पड़ा हिंदुस्तान अब अनलॉक होने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 68 दिनों में 4 लॉकडाउन की मार झेल रहा देश अब नई रियायतों के साथ फिर से पटरी पर लौटने वाला है। लेकिन लोगों को ये रियायतें एक साथ नहीं बल्कि 3 चरणों में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक नाम दिया है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक का पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शर्तों के साथ ज्यादा रियायतें होंगी। 8 जून से देश में होटल और रेस्टोरेंट के साथ धार्मिक स्थल भी खोलने की इजाजत दे दी गई। 8 जून से ही शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा। अनलॉक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और ये नाइट कर्फ्यू 30 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान सामाजिक आयोजनों पर रोक बरकरार रहेगी और अनलॉक का दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक 1 में पहले की तरह लोगों को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक के पहले फेज में लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनलॉक 1 में भी शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पान और गुटखा खाकर थूकना गैर कानूनी है। दरअसल 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में तमाम आर्थिक गतिविधियां और कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और सरकार के सामने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के साथ ही देश की आर्थिक सेहत सुधारने की दोहरी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार धीरे धीरे फिर से बाजारों, दुकानों और जरूरी सेवाओं को एक के बाद एक शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कर्नाटक। तो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के 4 चरण हुए और अब उसके बाद अनलॉक 1 की शुरुआत 1 तारीख से। सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। ये तो आज भी जरूरी है, लेकिन ये अनलॉक 1 में भी जारी रहेगा। आपको याद रखना है, आप जब भी यात्रा करें फेस मास्क जरूरी है। फेस मास्क आपका लगाया होना जरूरी है। 2 गज की दूरी का जो नियम बताया प्रधानमंत्री ने, उसका पालन बहुत जरूरी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, उचित दूरी अख्तियार करनी है। शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, ये नियम पहले भी था, अभी भी है। और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, ये आज भी जरूरी है और अनलॉक 1 में भी है। सार्वजनिक जगह पर अगर आप थूकते हुए पाए गए तो ये अपराध की श्रेणी में आप पर कार्रवाई हो सकती है। सार्वजनिक जगह पर पान गुटखा खाना बैन है। ये पान गुटखा बीड़ी सिगरेट कितना खतरनाक है कोरोना के समय में, ये पहले ही डॉक्टर्स कह चुके हैं कि ये बहुत खतरनाक है। कोशिश कीजिए कि इनसे दूरी ही आप बनाएं और सार्वजनिक जगहों पर अगर आप ये सब करते हुए पाए गए, थूकते हुए पाए गए, तो आप पर कार्रवाई होगी। होटल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे 8 तारीख के बाद से। फेज 1 में खुलने वाला है। कर्फ्यू रहेगा रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो 8 तारीख से जो फेज 1 में खुलने वाली जो चीजें वो समझ लीजिए आप कि धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल खुलेंगे, होटल भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। अभी तक रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन खोल रहे थे, होम डिलीवरी हो रही थी, लेकिन अब रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। डाइन इन, आप रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर खाना खा सकते हैं। होटल खुल जाएंगे क्योंकि होटल बंद है और कई जगहों पर होटल का अधिग्रहित किया गया है, तो अब होटल भी खुल जाएंगे 8 तारीख के बाद। ये फेज 2 में जुलाई में फिर क्या होगा, स्कूल कॉलेजेस खोलने पर चर्चा होगी। ये अलग अलग फेज वाइज निर्णय लिए जा रहे हैं इसमें। मेट्रो, सिनेमा घर, जिम, बार, ये फेज 2 में जो 2 जुलाई को तय होगा कि क्या खुलेंगी या नहीं। राजनीतिक और सामाजिक सभाएं, क्या सोशल गैदरिंग होगी या नहीं होगी, ये तय किया जाएगा, लेकिन फेज 2 में। और फेज 2 में वक्त है, ये जून के बाद यानी कि जुलाई के महीने में ये फेज 2 शुरू होगा। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया किया जा रहा है। इबादत गाहों के खुलने की गाइडलाइंस के बाद अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।
हुकूमत ने जो अनलॉक 1 में जहां कई सहूलियात का ऐलान किया है, वहीं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलने का जो ऐलान किया, उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और तमाम इबादतगाहों के जिम्मेदारों से यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाए, उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए और सभी लोग, सभी मजहबी रहनुमा अपने अपनी इबादत गाहों में अपने अपने मजहब के एतबार से ऊपर वाले से ये दुआ करें कि अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 का जल्द से जल्द खात्मा कर दे। तो जो धर्मगुरु हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, स्वागत किया है इस निर्णय का कि धार्मिक स्थल अब खोले जाएंगे, क्योंकि ये मांग पहले से शुरू हो गई थी। साधु संत भी यही मांग कर रहे थे कि आप जब शराब की दुकानों को खोल सकते हैं तो धार्मिक स्थल तो आपको खोल ही देने चाहिए। तो लोग वहाँ पर पहले से ही संयम बरतते हैं, वहाँ पर शांति के लिए, सुकून के लिए जाते हैं, लोग वहाँ पर नियमों का पालन करते हैं, तो धार्मिक स्थल को खोलने का निर्णय ले ही लिया। खबर अब बढ़ी, यूपी बोर्ड के रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है और सूत्रों से मिल रही जानकारी कि जून के आखिरी में रिजल्ट आएगा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट पर यह बड़ी खबर मिल रही है, जून के आखिर में रिजल्ट आ सकता है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और जून के आखिरी हफ्ते में, यानी कि जून के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट परिणाम आ जाएंगे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यूपी बोर्ड का जो भी पेंडिंग है वो आएगा और जून के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट आएगा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शैलेश, हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश। राजीव, देखिए, यूपी बोर्ड की कॉपियों का जो मूल्यांकन है, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो जो बोर्ड के आंकड़े उनके अनुसार 99% से ज्यादा जो कॉपी है उनका मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कल ही यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन जो है वो पूरा हो चुका है। यानी गिनी चुनी जगह बचे हैं, गिने चुनी जिले हैं जहाँ पर मूल्यांकन अभी चल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन में, यानी आज से कल तक, ये मूल्यांकन भी पूरा कर लिया जाएगा। और सूत्रों की माने तो इसके बाद जैसे ही कॉपियों की चेकिंग का काम पूरा होगा, उसके बाद उनके रिजल्ट के प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। और सूत्रों के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। देखिए, रिजल्ट का इंतजार जो है वो 52 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से पहले कॉपियों का मूल्यांकन रुका हुआ था। आमतौर पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ जाता है, इस बार भी आना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार ये 2 महीने की देरी से लगभग आ रहा है। तो सभी छात्र छात्राओं को भी इंतजार है कि जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट घोषित किया जाए। और दूसरी तरफ खुद जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी इसी तेजी के साथ काम को करवा रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये काम पूरा होगा उतनी जल्दी अगले सत्र को लेकर की जो तैयारी है उस पर बात होगी। क्योंकि कल जो नई गाइडलाइंस आई हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें भी साफ ये कहा गया है कि जो सेकंड फेज होगा इस बार, उसमें स्कूल कॉलेज को जो कॉलेज है उन्हें खोलने पर भी चर्चा होगी। तो निश्चय माना जा सकता है कि अगर हालात काबू में आते हैं तो संभव है कि जुलाई में चाहे देर में ही सही ये जो कॉलेज है उनको खोल दिया जाए। तो जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा उतनी जल्दी अगली क्लास में ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं बच्चों के, उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये एक बड़ी वजह है कि अब और देरी नहीं करना चाहता है यूपी बोर्ड की। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बोर्ड भी अब देरी नहीं करना चाहता है, मूल्यांकन कॉपियों, ज़्यादातर कॉपियों का हो चुका है और रिजल्ट भी बताया जा रहा है कि जून के आखिरी वीक में आ सकता है। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना इलाके में राजेंद्र नगर में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें आसमान से देखी जा सकती थी। आसमान में चैनल वाले फर्नीचर गोदाम में लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। अरे भैया चैनल वाले बोल रहे हैं, ये ना फालतू काम थोड़ी ना। तो आग की लपटें और धुएं का गुबार भी रात के वक्त आप देखिए। ये फर्नीचर गोदाम बताया जा रहा है, लकड़ी का सामान था, जलकर राख हो गया।
यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, खालिस्तानी आतंकी पकड़ा गया। एक यूपी एटीएस ने इस खालिस्तानी आतंकी को पकड़ा है। मेरठ से यह खालिस्तानी आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की मदद से यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। खबर बड़ी है, यह खबर बड़ी है। यूपी एटीएस ने इस खालिस्तानी को पकड़ा है और मेरठ से इस खालिस्तानी उग्रवादी तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की मदद से यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। पंजाब के मोहाली में तीरथ सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब की मोहाली में कई मुकदमे दर्ज हैं, उस पर वांछित चल रहा है और आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। तो खालिस्तान के लिए यह अभियान चला रहा था और यह आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर हम आपको दे रहे हैं। खबर बड़ी है। जो देश के टुकड़े टुकड़े और देश को तोड़ने की सोच रखते हैं, ये वही सोच है, ये खालिस्तानी सोच वही है। और उसी सोच के एक आतंकी को, एक उग्रवादी को यूपी एटीएस ने पकड़ा है, जो वांछित चल रहा था। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये भारत से अलग होने की इनकी सोच है, लेकिन इनका समर्थन कोई नहीं करता है। अब इनकी कोशिश होती है कि छुप छुप कर ये ब्रेन वॉश करें, लोगों के दिमागों पर असर डालकर अपनी इस नापाक मुहिम को तेज करें। लेकिन इस तरह के लोगों को सपोर्ट भारत में नहीं मिलता है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कई मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर और आखिरकार ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, पकड़ा गया है। यूपी के फतेहपुर जिले में लॉकडाउन के बीच सतपत्थर कटा चौराहे पर एक दिन दहाड़े दो गुटों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर गैंग वॉर हुआ। सरेआम हुए इस गैंग वॉर से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस पहुंची जरूर, लेकिन गैंग वॉर को रोकने के बजाय गुंडों के असली छिपाने में लगे रहे और गैंग वॉर में 3 लोग घायल हुए हैं। तो पुलिस पहुंची तो सही, लेकिन पुलिस का काम था इन गैंग वॉर कर रहे गुंडों को, इन दबंगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, इनको पकड़ना। लेकिन पुलिस असल में इन गुंडों के असले छिपाने में लगी रही। अब पुलिस का इन गुंडों के असले छिपाने से मतलब यही है कि पुलिस भी इनके सपोर्ट में यहां पर पहुंचे। अब पहुंची सपोर्ट में थी जब असले ही छुपा रहे थे ताकि गंभीर मुकदमे दर्ज ना हो। तो ऐसे में न्याय की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है इनसे। खबर अयोध्या से मिल रही है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिया। आरोपी महाप्रबंधक को निलंबित करने का आदेश दिया है। एक अभियंता को निलंबित डिप्टी सीएम कर चुके हैं, तो अब महाप्रबंधक को निलंबित करने का आदेश दिया और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। इसका मतलब मुख्यमंत्री खुद मामले को देख रहे थे। आरोपी महाप्रबंधक निलंबित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि महाप्रबंधक को हटा दिया जाए, उनको निलंबित किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर बड़ी है। अयोध्या से खबर, अयोध्या मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य का मामला है। इस मामले में अनियमितताएं बरती गई थी। इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए निलंबित करने के आदेश दिए हैं महाप्रबंधक को। तो वहीं डिप्टी सीएम पहले ही एक अभियंता को निलंबित कर चुके हैं। एक अभियंता पर पहले ही इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है और अब जो कार्रवाई हुई है वो महाप्रबंधक पर हुई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर हुई है और निलंबित कर दिया गया है महाप्रबंधक को। खबर बड़ी है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई हुई है।
यूपी के फतेहपुर जिले के टोल प्लाजा में प्रयागराज से आ रही कैश वैन के गार्ड को टोल प्लाजा कर्मचारियों ने पीट दिया। पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक और बड़ी खबर, श्रमिकों से बदसलूकी पर यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बहुत बड़ी कार्रवाई, श्रमिकों से बदसलूकी पर बहुत बड़ी कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर डीआरएम रेलवे का एक्शन देखने को मिला है। डीआरएम रेलवे ने एक्शन लिया है। सीआईटी और 21 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीआईटी को सस्पेंड किया गया तो 21 टीटीई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। टूंडला स्टेशन पर बदसलूकी हुई थी। बदसलूकी के साथ खाना दिया गया था श्रमिकों को। तो इन अधिकारियों ने कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन एहसान जताने की कोशिश की, बदसलूकी की, बदतमीजी की और मामले में अब कार्रवाई हुई है। डीआरएम रेलवे ने एक्शन लेते हुए 21 अधिकारियों पर एक कार्रवाई की है। सस्पेंड किया गया है सीआईटी को। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो तस्वीरें वायरल हुई और इसी मामले में कार्रवाई हुई है। सीआईटी का बताया जा रहा है कि जन्मदिन था, ऐसे में जल्दबाजी में वो सारा काम करना चाहते थे और फिर ये सब देखने को मिला। काम से ज्यादा महत्वपूर्ण बाकी सारी चीजें हैं और इस मामले को हल्के में नहीं लिया गया, गंभीरता से लिया गया। तो सीआईटी और 21 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। सीआईटी को सस्पेंड कर दिया गया जो अपना जन्मदिन मनाना चाहते थे। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। सीआईटी साहब को जन्मदिन मनाने के लिए जाना था, उनको केक काटना था, लेकिन ट्रेन में बैठे लोग भूखे थे, उनको खाना चाहिए था, तो ऐसे फेंक कर खाना दिया गया उनको। ऐसे दिया गया जैसे जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है। जानवरों के साथ कुछ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये बात जब अधिकारियों को पहुंची है तो कार्रवाई हुई है और फिलहाल सस्पेंड किया गया है सीआईटी को। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बड़ी खबर आपको देंगे लखनऊ से, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी के घर पर लूट का मामला है। स्वास्थ्यकर्मी के घर पर लूट हुई थी, तस्वीरें एबीपी गंगा ने भी दिखाई थी और लूटकांड में शामिल 5 और बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले कुछ बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। स्वास्थ्यकर्मी के घर पर लूट का मामला है। उस मामले में घर पर बता दें आपको कि कोई भी नहीं था, स्वास्थ्यकर्मी घर पर नहीं थे, बच्चे थे। बच्चों को बंधक बनाकर घर पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हुई। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने गोरखपुर पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण ही यूपी में कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। योगी सरकार में कोरोना नियंत्रण में है। सैंपल पेंडेंसी को दूर करने के लिए मशीनें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे राज्य में कोरोना के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकें। तो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने यह बयान दिया है, निरीक्षण भी कर रहे थे और इस दरमियान उन्होंने कहा कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो प्रवासी लौट रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले लोग हैं वापस अब लौटे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो महाराष्ट्र से लौट कर आए हैं वो ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं से पहले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने गोरखपुर अस्पताल का निरीक्षण भी किया था, तस्वीरें भी उस वक्त की, और इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे।
संक्रमण के बीच जिला अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू किया जाए, इस बारे में एक ट्रेनिंग दी गई थी और इसी का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा, वहीं आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अस्पताल में साफ सफाई कम दिखी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। बेहतर साफ सफाई और व्यवस्थाओं को ठीक करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड-19 को लेकर चर्चा की गई। कितने बजे आए आप? एक और बड़ी खबर मिल रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक आदेश विवादों में आया है। तो विवादों में आया है चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक आदेश और सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने नाराजगी जताई है। नाराजगी डॉक्टर्स ने जाहिर की है और आरडीए का कहना, इस एसोसिएशन का कहना है कि चिकित्सकों का अपमान और ये जो निर्णय है, जो आदेश है, ये अव्यावहारिक है। ये जो आदेश है ये चिकित्सकों का अपमान है। निरीक्षण के वक्त की फोटो रोज भेजने का आदेश दिया गया है और आईएमए ने भी सरकार के आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस आदेश के खिलाफ। ये वो आदेश है। अब डॉक्टर्स नाराज हो गए इस आदेश को लेकर। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।